डियर स्टूडेंट, हम आज उपसर्जन यौगिकों की संयोजकता बंध सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे, जो कि बीएससी पार्ट फर्स्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिलेबस में। बच्चों, हमने पहले वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के कई लेक्चर्स हमने पढ़े हैं। उन सभी लेक्चरों के अंदर हमने जो है वो कॉम्प्लेक्स लिए थे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, और उन 6 कोऑर्डिनेशन रखने वाले कॉम्प्लेक्स में स्ट्रक्चर्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी और हाइब्रिडाइजेशन के आधार पर समझी थी। देन उसके बाद में हमने जो लेक्चर्स लिए थे वो कॉम्प्लेक्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। 4 वाले कॉम्प्लेक्सों के भी विभिन्न गुणों को हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सहायता से समझा था। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स हमने लिए थे जो है पहले वाले लेक्चरों में। उसी में कंटिन्यूस हम आज जो है वो कॉम्प्लेक्स ले रहे हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और उन 4 कोऑर्डिनेशन नंबर रखने वाले कॉम्प्लेक्सों में जो पूर्व में पड़े हैं जो है कंपाउंड है, उनसे कुछ अलग जो है तरह का जो है प्रॉपर्टीज़ मिलती है, या हाइब्रिडाइजेशन में अलग तरीके की, कहीं में रीअरेंजमेंट होता है, किसी में लोअर एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन हायर लेवल एनर्जी में चला जाता है। तो उसी क्रम में हम कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सों की जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सहायता से समझ रहे हैं, जो हम उसमें एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले हम जो एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है NiCO का हॉल 4 कॉम्प्लेक्स। अब इस NiCO का हॉल 4 कॉम्प्लेक्स के अंदर जो निकिल धातु है और जो CO है वो कार्बोनिल लिगेंड्स है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर CO जो कार्बोनिल लिगेंड जुड़ा है निकिल से, इसकी कोई ये जो है न्यूट्रल प्रकार का है, और NiCO का हॉल 4 कॉम्प्लेक्स में निकिल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो है 0। इट मीन्स निकिल जिसके अंदर 28 इलेक्ट्रॉन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है आर्गन 3d8 4s2 4p0। अब जब हम इस निकिल में इलेक्ट्रॉन को ऑर्बिटल्स के अंदर भरते हैं तो 3d के अंदर हमने 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, 4s के अंदर हम 2 इलेक्ट्रॉन भरते हैं, और 4p कक्षक के अंदर जो है कोई इलेक्ट्रॉन्स इसमें नहीं। देखिए, इस कॉम्प्लेक्स में होता क्या है कि जैसे ही निकिल से जो है कार्बोनिल जो कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड जुड़ता है, तो 3d कक्षक में जो 8 इलेक्ट्रॉन है उसकी पेयरिंग हो जाती है। ठीक है, वो बात तो यहाँ तक तो ये बात समझ में आती है कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड होने से इलेक्ट्रॉन की 3d में पेयरिंग होगी। लेकिन इस कॉम्प्लेक्स के अंदर एक और चीज़ होती है, वो है रीअरेंजमेंट, पुनर्विन्यास। और इस पुनर्विन्यास के अंदर होता क्या है कि जो 4s कक्षक के जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसा कि नोट्स में दिखाया गया है, उनका पुनर्विन्यास होता है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन 3d कक्षक में आ जाते हैं। इट मीन्स निकिल के अंदर 3d कक्षक में 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, 4s कक्षक खाली हो जाती है और 4p कक्षक खाली है। तो जैसे ही इस कॉम्प्लेक्स में निकिल से कार्बोनिल लिगेंड यहाँ पर जुड़ेगा, तो एक कार्बोनिल 4s कक्षक में जुड़ेगा, 3 कार्बोनिल 4p कक्षक में जुड़ेंगे। इट मीन्स इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, और जब इस कॉम्प्लेक्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा तो इस कॉम्प्लेक्स की जो शेप है वो होगी टेट्राहेड्रल। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन जो उठता है, ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले अन्य कॉम्प्लेक्स से डिफर इसलिए कि 4s का इलेक्ट्रॉन का रीअरेंजमेंट 3d में हो रहा है। ये यहाँ पर विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ये बात ध्यान देने वाली बात है। तो इस कॉम्प्लेक्स में दैट इज़ द स्पेशल टाइप एग्जांपल्स है ये, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इसको समझाया। अब चूंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इसको समझाने के लिए इसलिए ऐसा किया कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं है, और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी नहीं, इसका मतलब कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो क्या किया, 4s के इलेक्ट्रॉन 3d में लिया है। दूसरा, इस कॉम्प्लेक्स की जो शेप है वो टेट्राहेड्रल थी, और टेट्राहेड्रल शेप जो है तभी हो सकती है जब इसमें sp3 संकरण हो। तो इसलिए यहाँ पर इस पाउली नाम के साइंटिस्ट ने ऐसा किया कि यहाँ पर 4s के इलेक्ट्रॉन 3d में आ गए यहाँ पर आकर के, और इस तरीके से sp3 संकरण भी हो गया, वो भी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर भी इसकी एक्सप्लेन कर दी, और इसकी जो प्रॉपर्टी है, डायमैग्नेटिक प्रॉपर्टी है या चुंबकीय गुण नहीं है, वो भी यहाँ पर एक्सप्लेन हो गई, क्योंकि किसी भी कक्षक में यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की वैल्यूज को मिलाने के लिए यहाँ पर इस तरीके से रीअरेंजमेंट कर दिया। और पाउली ने ये बताया कि हाइब्रिडाइजेशन दैट इज़ द इमेजिनरी हाइपोथेसिस है, इसमें इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर में भी जा सकते हैं, हायर से लोअर में भी आ सकते हैं, कभी भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो सकती है, कभी भी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं करा सकते। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके इस कॉम्प्लेक्स की जो है गुणों को उसने समझाया। लेकिन
ये जो चीज़ें हैं आगे जाकर के दूसरे सिद्धांत हैं वो आगे जाकर के इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। इट मीन्स यहाँ पाउली ने इसको इस तरीके से समझाया, तो इसलिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल दिया। इसी क्रम में जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, हम नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स यहाँ पर ले रहे हैं CuNH3 का हॉल 4+2 कॉम्प्लेक्स। इस CuNH3 का हॉल 4 ये कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स में कॉपर की जो है ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पर +2। हम जानते हैं कि कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 है, तो इसका जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम यहाँ पर लिखते हैं तो आर्गन 3d4s 4p1 यहाँ पर जो है इस 3d10 4s1 4p0। चूँकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, इसलिए आर्गन जो है जब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर होता है आर्गन 3d9 एक इलेक्ट्रॉन d का निकला, 4s0 एक इलेक्ट्रॉन 4s का निकला, 4p0। अब +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में जो इस +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कॉपर +2 के पास में 3d कक्षक में 9 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4s खाली है टोटली और 4p टोटली यहाँ पर खाली है। चूँकि इस कॉम्प्लेक्स की जो शेप है वो स्क्वायर प्लेनर थी, इस कॉम्प्लेक्स की शेप स्क्वायर प्लेनर है। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स की शेप तभी हो सकती है जब इसमें DsP2 संकरण हो। तो पाउली ने यहाँ पर क्या किया, जब कॉपर +2 से 4 अमोनिया लिगेंड यहाँ पर उसने जोड़े तो क्या किया, 3d का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 4p जो खाली है उसमें उसने भेज दिया, वहाँ चला गया। तो क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि 3d का जो एक इलेक्ट्रॉन है वो 4p हायर लेवल है उसमें चला गया, तो क्यों गया, कैसे गया, इसका तो फिर जवाब इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के पास में नहीं है। लेकिन चूंकि इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर स्क्वायर प्लेनर थी, इसलिए उसने ऐसा करने के लिए एक 3d की एक कक्षक, एक इलेक्ट्रॉन जाने पर 4p में जाने पर 3d की एक कक्षक dx² 2y² कक्षक खाली हो गई यहाँ पर। बाकी इलेक्ट्रॉन को फेयरिंग करा दी अमोनिया लिगेंड्स जोड़ने के बाद में, तो एक कक्षक 3d की खाली यहाँ पर हो गई, एक कक्षक 4s की खाली है और 2 कक्षक यहाँ पर 4p की खाली है। एक इलेक्ट्रॉन आयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4p में। इस प्रकार से इस कॉम्प्लेक्स में DsP2 संकरण हो गया। अब जब इस कॉम्प्लेक्स में DsP2 संकरण हो जाता है, जैसा कि इस नोट्स में दिखाया गया, तो इस कॉम्प्लेक्स की जो आकृति है वो वर्गाकार समतलीय हो जाती है। पाउली ने इसको एक्सप्लेन कर दिया, क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर एक्सरे द्वारा निकाली गई तो वर्गाकार समतलीय, तो उसने इसको इस DsP2 संकरण दिखा करके इस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कर दी। दूसरा क्या है कि इस कॉम्प्लेक्स में जो है एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, जो 3d का एक्साइट होकर के कहाँ गया था, 4p कक्षा में गया, तो एक इलेक्ट्रॉन है इसमें। तो इस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। इट मीन्स कॉम्प्लेक्स के अंदर जो है ये कॉम्प्लेक्स के अंदर चुंबकीय गुण होगा या ये पैरामैग्नेटिक होगा, इसको भी उसने एक्सप्लेन कर दिया इस प्रकार से। लेकिन 3d का इलेक्ट्रॉन 4p के अंदर क्यों गया, इसके बारे में पाउली के पास में कोई जो है जवाब नहीं था। कहने का मतलब लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्स जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वालों में D2sp3 संकरण या sp3d2 संकरण, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कॉम्प्लेक्सों में sp3 संकरण या D2sp2 संकरण, ये पाउली ने संकरण बताया। उसके आधार पर उसके आधार पर उस कॉम्प्लेक्स की स्ट्रक्चर्स, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी और कलर प्रॉपर्टी को समझाने का इसमें प्रयास किया। हालांकि बहुत कुछ पाउली ने, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने इस कॉम्प्लेक्स के बारे में समझाया, लेकिन इसमें बहुत सारी कमियां हैं बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, और इस कमी को पढ़ने के लिए 3rd ईयर के अंदर आप जाएंगे जो BSc पार्ट 3rd में इनऑर्गेनिक में, तो आप क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत, उस कमी को दूर करने के लिए लिगेंड फील्ड थ्योरी, MOT थ्योरी आप पढ़ेंगे, वो बाद में देखेंगे। अब क्या है कि हमने बहुत सारी प्रॉपर्टी बैलेंस बॉन्ड थ्योरी से समझी। इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अंदर क्या कमियां थी, इसको हम यहाँ पर समझते हैं, जो कि नोट्स में दिखाई गई है। देखिए, बैलेंस बॉन्ड थ्योरी को जो है कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे गुणों को समझाने में बहुत सफल रहा, लेकिन ये सिद्धांत संकुलों के कुछ गुणों को समझाने में सफल नहीं रहा या विफल रहा। जो कि इसकी कमियां हैं वो हम निम्न प्रकार से लेते हैं। देखिए, सबसे बड़ी कमी इस बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की ये है कि नंबर फर्स्ट पॉइंट कि ये कॉम्प्लेक्स के अंदर जो कलर प्रॉपर्टी है, और वो जो कलर प्रॉपर्टी आती है वो कलर स्पेक्ट्रा की वजह से आती है, रंग स्पेक्ट्रम की वजह से आती है, उसके बारे में बैलेंस बॉन्ड थ्योरी कुछ नहीं कहती। कलर स्पेक्ट्रा के बारे में इसके पास में कोई
एक्सप्लेनेशन नहीं है या कलर स्पेक्ट्रा की इस थ्योरी ने बात की ही नहीं। और ये जो कलर स्पेक्ट्रा जो आ रहा है वो आगे जब आप CFT थ्योरी पढ़ेंगे तो उसमें वहाँ पर कलर स्पेक्ट्रा आएगा DD ट्रांजिशन से। तो DD ट्रांजिशन क्या होता है या दूसरा होता है वहाँ पर चार्ज ट्रांसफ़र, इसके बारे में ये सिद्धांत कुछ नहीं कहता। नंबर सेकंड इसकी जो कमी है वो भी इम्पॉर्टेंट है कि देखिए संकुलों के अंदर जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, इसकी व्याख्या इसने अनपेड इलेक्ट्रॉन से μs बराबर √NN+2 फॉर्मूले से हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स में कैलकुलेट की, मैग्नेटिक मोमेंट के मान भी कैलकुलेट किए। लेकिन ये जो मैग्नेटिक मोमेंट के जो मान है कॉम्प्लेक्स के, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने और घटाने पर ये मैग्नेटिक मोमेंट के मान भी घटते और बढ़ते हैं, चेंज होते हैं, परिवर्तित होते हैं। इसके पीछे क्या रीजन्स है, क्या लॉजिक है, इसके बारे में यह सिद्धांत कुछ भी नहीं कहता। नेक्स्ट इस सिद्धांत की जो मेजर ड्रॉबैक है, कमी है, वो ये है कि देखिए जब हमने वो कॉम्प्लेक्स पढ़े थे जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर 6, तो जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं उनमें इसने 2 प्रकार के हाइब्रिडाइजेशन कराए, D2sp3 और sp3d2। लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बना था, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना था। तो कभी जो है जब मेटल सेम, मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट सेम, तो लिगेंड बदलने पर जो है कभी इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग कराई थी इसने, कभी नहीं कराई थी। तो इसके पीछे क्या रीजन था, कब D2sp3 संकरण होगा, कब लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, और कब sp3d2 संकरण होगा, कब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे, इसके बारे में इस सिद्धांत के पास में कोई जवाब नहीं है, या इस चीज़ को ये नहीं समझा पाता कि कब इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, कब आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनेंगे, जो कि इस सिद्धांत की मेजर ड्रॉबैक में काउंट है। नेक्स्ट ये सिद्धांत हमने बहुत सारे कॉम्प्लेक्स बैलेंस से मॉडल थे, ये सिद्धांत इस बात को भी नहीं समझा पाता। बहुत से कॉम्प्लेक्स में हमने लिए थे, जैसे कोबाल्ट +2 के कॉम्प्लेक्स बने थे, कॉपर +2 के कॉम्प्लेक्स बने थे, कि बहुत से कॉम्प्लेक्सों में धातु के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाते हैं। अब जब धातुओं के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो लोअर से हायर में जाते हैं, तो वो क्यों जाते हैं, और फिर क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि लोअर से हायर लेवल में जाने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी उस कॉम्प्लेक्स को कहाँ से मिल रही है और ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में भी ये सिद्धांत कुछ नहीं समझा पाया। नेक्स्ट जो जैसा हमने कोबाल्ट और कॉपर +2 का यहाँ पर बहुत सारे बैलेंस बॉन्ड थ्योरी में कॉम्प्लेक्स लिए थे जिनमें लोअर लेवल से इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में गए। नेक्स्ट इस सिद्धांत के अंदर जो है कॉपर +2 जो अभी मैंने कॉम्प्लेक्स देखा था, उसमें इसकी जो संकुल है उसकी अगर इसकी जो संरचना है वो है विकृत अष्टफलकीय, मतलब डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होती है। जब आप कॉपर +2 से 6 लिगेंड जोड़ते हैं तो उसकी जो शेप है वो अष्टफलीय न होकर के विकृत अष्टफलकीय बनती है। तो ये विकृत या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कॉपर +2 जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला कंपाउंड है, तो उसकी संरचना ये क्यों बनती है, इसके बारे में भी ये सिद्धांत नहीं समझा पाया। और ये जो सिद्धांत है जो है ये बात करता है कि जब मेटल और लिगेंड के मध्य में कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बनता है, तो ये जो मेटल और लिगेंड के मध्य में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड की जो नेचर है वो दैट इज़ द कोवेलेंट, टोटली इसने माना था कोवेलेंट सहसंयोजक बंध है। और कोवेलेंट बंध क्यों है, क्योंकि मेटल और लिगेंड की कक्षकों के मध्य ओवरलैपिंग होती है, अतिव्यापन होता है, उससे हाइब्रिड ऑर्बिट बनती है और उसी से हाइब्रिडाइजेशन होता है। तो इस कॉम्प्लेक्स ने ये मेटल लिगेंड के मध्य में जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है उसकी नेचर इसने मानी थी कोवेलेंट। तो जैसे ही आप जो है ये बैलेंस बॉन्ड, ये बात बिल्कुल सही नहीं है कि ये जो मेटल लिगेंड के मध्य में जो बॉन्ड है ये कोवेलेंट प्रकृति का 100%। आगे जाकर के विभिन्न सिद्धांतों ने इसको समझाया कि ये जो बंध है, किसी ने इसको आयनिक बताया, इस बंध में 70% करैक्टर आयनिक होते हैं, 30% कोवेलेंट होते हैं। ये भी सिद्धांत की कमी थी। CFT थ्योरी जैसे ही आप 3rd ईयर में पढ़ेंगे तो वहाँ पर वो मेटल लिगेंड के मध्य में वो कोई ओवरलैपिंग की बात नहीं करता, ना ही मेटल लिगेंड के मध्य में जो बंध है उसकी प्रकृति को कोवेलेंट मानता है, वो आयनिक मानता है। तो ये बहुत सारी कमियाँ इस सिद्धांत के अंदर थी। हालांकि हम बैलेंस बॉन्ड थ्योरी की सहायता से, हाइब्रिडाइजेशन की सहायता से कॉम्प्लेक्स के बहुत सारे गुणों को हम समझने में सहायता मिली हमको। ये पाउली ने समझाया, हमने समझा है, और ये आपके सिलेबस में है। तो इसके अंदर लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो है बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ऊपर आपसे पूछे जाते हैं। बहुत सारे कॉम्प्लेक्स देंगे, उसमें हाइब्रिडाइजेशन निकलवाएंगे, या कैसे मैग्नेटिक मूवमेंट्स के मान निकलवाएंगे, कलर्ड है या कलरलेस है, इसके बारे में मालूम करेंगे। तो ये जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी है आपके सिलेबस के अनुसार काफ़ी यूजफुल है। आई होप आपको काफ़ी समझने को मिलेगा। थैंक यू। डॉक्टर HS गोस्वामी, गवर्नमेंट कॉलेज कोटा।